वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिलेशन। तो ये वाला जो कोरिलेशन का टॉपिक है, इसमें एक सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही बड़ा है और जितना बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कोरिलेशन। अब इसका नाम को समझो, पहले लिखा क्या है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें हम किसी चीज को रिलेट करके चलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर, जिसमें प्राइस और डिमांड का एक रिलेशन होता है। अगर प्राइस ऊपर हुआ डिमांड घट जाएगी और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से एक रिलेशन होता है सप्लाई का प्राइस के साथ। अगर प्राइस बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रही है और प्राइस डाउन हो रहा है तो सप्लाई भी डाउन हो रही है। मतलब पहले जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वहां इनवर्स रिलेशन था और जब हम सप्लाई में चले जाते हैं तो वहां पॉजिटिव रिलेशन था। तो प्राइस और सप्लाई, प्राइस और डिमांड का रिलेशन हुआ तो बोथ द टर्म्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो कोरिलेशन उसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू और मोर थिंग्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, लाइक प्राइस एंड डिमांड। अब ये कैसे रिलेटेड थे, इनवर्स। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन है, क्लियर। प्राइस और सप्लाई कैसे रिलेटेड है, ये डायरेक्ट रिलेटेड है। तो यहां पे हमने इन दोनों के रिलेशन को समझा। अब इसी चीज को हम स्टैट्स में लेकर आएंगे। देखो वहां हम लोगों ने रिलेशन समझे थे, यहां पर हम उनके जो है ना एक तरीके से डेटा को समझेंगे कि वो डेटा कैसे काम करता है। क्लियर। तो यहां पर हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हम पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव मतलब कि उसका प्लस या माइनस, व्हेन बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। यहां पर क्या आया, बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल प्राइस एंड सप्लाई, दे बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीज सप्लाई आल्सो डिक्रीज, बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। मतलब एक के लिए दूसरी को बदलने की जरूरत नहीं है। और यहां पर जहां पर भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो इनका रिलेशन होना चाहिए प्लस में, मतलब इनका जो आंसर आएगा वो होना चाहिए प्लस। क्लियर। और नेगेटिव रिलेटेड क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन हमारा किसके था, प्राइस और डिमांड। प्राइस कम हो गई डिमांड बढ़ गया और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो गई। तो एक का इंपैक्ट दूसरे पे कैसे जा रहा है, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर। और इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, है ना, जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कर ही रहे थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जब हम लाइन के हिसाब से चलते हैं, व्हेन बोथ आर increase at same proportion, increase at same proportion, दोनों एक जैसे ही चलें तो वो हमारा लीनियर होगा। जैसे अगर हम x और y ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12, इसमें 2 का डिफरेंस हो गया, 5 10 15 20 25 30। तो एक प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में। क्लियर। तो जब सेम प्रोपोर्शन में चलेंगे तो इनका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, लीनियर इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड। नॉन लीनियर में क्या होगा, जैसे अगर हम x लेके चल रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, लेकिन y में इंक्रीज हो रहा है 5 15 18 25 फिर 30 फिर हो गया 20 फिर 18। तो यहां पर कोई भी प्रोपोर्शन नहीं है, जबकि ये तो एक लेवल पे चल रहा है लेकिन इसका कोई लेवल नहीं है। तो यहाँ पे नॉट प्रोपोर्शनेट, यहां पर क्या आ गया, कोई भी इसका प्रोपोर्शनेट नहीं आ रहा। हम इसमें बता ही नहीं पा रहे कि इसका रिलेशन कैसा है। तो इसमें इस तरीके का डायग्राम तो बनेगा नहीं। तो ये कैसा बनेगा, यहाँ पर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब हो गया कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, एक जगह से स्टेबल नहीं रह पा रहा, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन। और लीनियर क्या हो जाएगा, जब हम सेम प्रोपोर्शन में चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में आ जाएगा +1 और यहाँ पे जब हम नेगेटिव में चलेंगे तो -1। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव मतलब +1 और परफेक्ट नेगेटिव मतलब -1। तो इनके आंसर कुछ इसी तरीके से रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें डिग्री सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये डिग्री का टॉपिक अगर
अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको तो लेकर अपने पास रख लो, क्योंकि पूरा चैप्टर सिर्फ इसी टेबुलेशन पर बेस्ड है। तो अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो परफेक्ट डिग्री क्या रहेगी, +1, और नेगेटिव में क्या रहेगा, -1। हाई डिग्री क्या रहेगी, 0.75 और 1 के बीच में। मतलब अगर आपका आंसर 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है तो ये हो जाएगा हाई कोरिलेटेड, और अगर नेगेटिव में आता है तो -0.75 से लेकर -0.1, ठीक है, माइनस, फिर मॉडरेट में 0.25 एंड 0.75, और यहां पर हो गया 0.25 से लेकर -0.75, लो 0 से 0.25, ये हो जाएगा 0 से 0 -0.25, और 0 0 है। तो इसका मतलब जब हम 0 और +1 के बीच में आपका आंसर रहेगा, जो भी आंसर होगा ना वो 0 और +1 के बीच में रहेगा। अगर सपोज यहाँ पर तुमने आंसर चेक करना है, ये बेसिकली ये वाला जो टेबुलेशन है, जब हम पॉजिटिव में बात करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 0 से लेकर 1, सारे पॉजिटिव आंसर, ठीक है। अगर तुम्हारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1 आ रहा है तो तुम्हारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर आता है 1.25 तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कोरिलेशन का जो आंसर बनेगा वो आएगा 0 से लेकर 1 के बीच में, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.10 भी आ रहा है तो भी तुम्हारा आंसर रॉन्ग माना जाएगा। अगर यहाँ पे आता है 0.99 तो आंसर ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये 1 से नीचे है, क्लियर। तो 0 और 1 का रेशो आपको देख के चलना है। सेम केस है यहाँ नेगेटिव में, अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है -1.25 तो ये तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 0.25 ऊपर चला गया। अगर यहां पर आता है -0.98 तो ये आंसर ठीक है, तो ये भी रहेगा 0 से -1 के बीच में। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे मेथड्स आते हैं, उस मेथड को हम चेक करते हैं। तो कार्ल पियर्सन का इसमें मेथड आता है। वैसे इस वाले चैप्टर में हमें 2 लोगों को पढ़ना है, स्पीयरमैन को और कार्ल पियर्सन को। आज हम कार्ल पियर्सन को पढ़ेंगे कोरिलेशन में। तो यहाँ पर हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड ये वाला जो साइन है ये कोरिलेशन का साइन होता है, R, स्मॉल r इज फॉर कोरिलेशन। ये हो गया सिग्मा XY, सिग्मा x² इंटू सिग्मा y²। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू dy अपॉन n, और ये आएगा सिग्मा dx² माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई, इसी तरीके से। और ये हो गया स्टेप डेविएशन। इन दोनों में आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज को चेक करना होगा, यहाँ पे डैश का फर्क है, यहाँ dx डैश नहीं है, इसमें dx डैश है। अब ये आप इसको नोट कर लो फटाफट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके तीनों ही आपके मेथड्स आ गए, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े मेथड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हम इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये मेथड बड़े नजर ही नहीं आएंगे, बहुत छोटे से नजर आएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डायरेक्ट मेथड। जब हम डायरेक्ट मेथड में आते हैं तो यहाँ पर आप ये देख रहे होगे सिग्मा XY अपॉन √ सिग्मा x² इंटू सिग्मा y²। तो ये जो x है ये है x स्मॉल, ये जो यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा x ये है सिग्मा x स्मॉल, स्मॉल लेटर, क्लियर। तो x स्मॉल कैसे निकलेगा, x माइनस x बार। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, x बार। x बार मतलब हो गया कि मीन, जो हमने मीन का टॉपिक हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर मीन वाली वीडियो जरूर चेक कर लेना, मीन वाला टॉपिक आपने पढ़ना है। तो ये कैसे निकल रहा है, x माइनस x बार। अब ये मीन कैसे निकालना है, आपने इंडिविजुअल सीरीज को देखा हुआ है, समझा हुआ है, उसी से आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल दो। इसी तरीके से यहाँ पे y स्मॉल है, ये क्या है, y स्मॉल है, तो वी नीड टू कैलकुलेट y बार। y बार मतलब अगेन मीन को कैलकुलेट करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो एक एग्जांपल मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं। हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वो कैसे है, सिग्मा XY अपॉन
सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वेयर। क्लियर। अब इसी मेथड पे अगर आपको यहाँ x गिवन है, सपोज आपको दे रखा है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, और y आपको दे रखा है 5 10 15 20 25 30। तो सबसे पहले हमारे को क्या निकालना है, स्मॉल x। आपको यही चीज को चेक करना है, स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले आपने यहां पर इन सबको प्लस कर दो। अब मीन कैसे निकालें हम, मीन इंडिविजुअल सीरीज, किसमें, इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में आप चले जाओ डायरेक्ट मेथड पे, ठीक है, किसमें, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में सिग्मा कैसे निकलता है, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन में n। तो इन सबको प्लस करो, 2 और 4 6 6 12 और 8 20 20 और 10 30 और 12 42 और कितने आ गए 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका 42 अपॉन 6 इक्वल्स टू 7। तो आपके पास में आया x बार कितना, 7। अब 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 हो गया -5, फिर 4 माइनस 7 हो गया -3, 6 माइनस 7 हो गया -1, 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 7 3 और 12 माइनस 7 5। तो आपको ये देखो यहां तक आपको मिल गए माइनस वाले। तो 5 और 3 8 और 1 9, माइनस का 9, ये हो गया 5 3 8 और 1 9, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, तो सिग्मा एक्स तो इस तरीके से आया आपके पास में, ये हो गया आपका सिग्मा एक्स छोटा। ठीक है, अब यहां आपको चाहिए क्या, एक्स स्क्वेयर। तो इसी को आप एक्स स्क्वेयर भी करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, एक्स का स्क्वेयर भी करना है। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई -25, ये हो गया 9, ये हो गया 1, क्या 5 5 25 3 3 9, 1 का 1, फिर 1 9 और 25। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, 9 और 1 10, 35, ये भी 35, ये आ जाएगा आपका 70। तो आपके पास में सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपके पास में y की वैल्यू गिवन है, तो y माइनस वाई बार। अब y बार कैसे निकलेगा, इसको प्लस कर लो, 5 और 10 15 20, 20 और 20 40, 45 और 30, 45 और 30 हो गया 75। दोबारा से चेक कर लेते हैं, 5 और 10 15, 15 15 20, 20 20 40, 40 और 20 हो गया 40 और 20 65 और 30 95, 95 आएगा। 95 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पे आपने लिया 95 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो 95 y बार हो गया आपके पास में 95 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1 6 35, 6 6 35, 6 5 30, तो 15 या 16 मान के चल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम इसको 16 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 16 माइनस 11, 10 माइनस 16 6, फिर आएगा आपके पास में 15 माइनस 16 -1, ये माइनस का है। ठीक है, फिर 20 माइनस 16 4, 25 माइनस 16 9 और 30 माइनस 16 14। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वाई स्क्वायर निकालना है और इसके बाद सिग्मा एक्स वाई। तो पहले वाई स्क्वायर ले लेते हैं, 121, ये हो गया 36, ये हो गया 1, ये हो गया 4 4 16 81 और 14 2 56। इन सबको ऐड कर लो और यहां पर आएगा एक्स वाई। एक्स वाई मतलब इसकी जो वैल्यू आई, सिग्मा एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स की, और ये हो गया हमारा स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार। तो इसकी जो वैल्यू आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 5 55, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 6, ये हो गया 6 3 18, फिर 1, फिर 4 इंटू 1 1, 9 इंटू 3 27 और 14 इंटू 5 70।
तो 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज आ गई। अब इन सबको प्लस करके आपको ये वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो समझे, मतलब अगर आप स्टेप्स ध्यान में रखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इधर से समझो। सबसे पहले आपको निकालना है एक्स बार, जो निकलेगा एक्स माइनस एक्स बार निकालना है सबसे पहले। तो एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन में एन, फिर आपने स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार, फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसी तरीके से वाई बार पहले आपने निकालना है, वाई बार। तो वाई बार कैसे आएगा, सिग्मा वाई अपॉन में एन, फिर स्मॉल वाई माइनस वाई बार, फिर वाई का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। इनकी वैल्यूज आते ही यहां पे आपने पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। अगर आप यहां तक भी क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आप मान के चलना आपका -1, मतलब एक नंबर डिडक्ट हो सकता है, बशर्ते आपकी ये सारी वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। मतलब यहां तक आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका फॉर्मूला ही बस खतरनाक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। तो पहले आपका फॉर्मूला देखते हैं, dx dy, फिर dx मल्टीप्लाई dy अपॉन n, dx का स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई dy का स्क्वायर, और dy की जो भी वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर अपॉन में n। अब सबसे पहले हमारे को देखो, सब में इन सब में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है dx और dy। ठीक है, तो dx निकालना है x माइनस ए। अब यहाँ आपको मीन नहीं निकालना है, यहाँ पे जो भी x की वैल्यू दे रखी होगी वहां उसको एज्यूम मीन करना है। ठीक है, इसी तरीके से dy y माइनस ए, फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट में dx स्क्वायर, फिर आएगा dy स्क्वायर, फिर आएगा dx मल्टीप्लाई बाय dy। तो देखो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है आपकी हेल्प के लिए। हमारे पास ये x की वैल्यू गिवन थी 10 12 18 16 15, y की वैल्यू गिवन है 30 35 45 44 42। अब इसी में हमने क्या किया कि हमने एज्यूम मीन ले लेते हैं। हमने सपोज 18 को एज्यूम कर लिया, a आ गया, तो x माइनस ए 10 माइनस 18, तो ये हो गया माइनस का 8, 12 माइनस 18 ये हो गया -6, ये हो गया 0, 16 माइनस 18 -2, फिर 15 माइनस 18 माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास में इस तरीके से किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास dx की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, फिर हमने इसी तरीके से y में ले लिया, इसको ले लिया हमने a, तो 30 माइनस 45 माइनस 15। ठीक है, फिर 35 माइनस 45 माइनस 10, ये हो गया 0। क्लियर, फिर यहाँ पे 44 माइनस 45 तो -1, 42 माइनस 45 तो -3। क्लियर, अब आपके पास में dx की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पे dx का स्क्वायर, मतलब जो भी ये वैल्यू आई इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 64, यहाँ पे हो गया आपका 36, 0, फिर माइनस का 2 है तो 4, माइनस का 3 है तो 9। समझ रहे हो क्या किया हमने। ठीक है, इसी तरीके से dy का स्क्वायर। अब आपके पास में ये वाली जो वैल्यूज आई थी, जैसे -15 है तो 225, 1 0, फिर यहाँ पे 1 का 1 और 3 का हो गया 9। अब dx मल्टीप्लाई बाय dy, dx मल्टीप्लाई बाय dy मतलब ये dx की वैल्यू और dy की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पर आंसर लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब dx को अब dy के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो जो यहां पर लिखा है, जैसे dx dy की वैल्यू जो भी आएगी, मतलब इसका जो भी सम आएगा यहाँ पे जो भी सम आएगा वो यहां लिखना है। क्लियर, सपोज एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, 8 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक, तो 120, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 0 का 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 2, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 9,
तो ये आ गया 6 और 2 8 और 9 17, ठीक है, और 2 और 1 3 137। फिर इसी तरीके से dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और dy की स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो गया 100 104 और 113। फिर इसी तरीके से 226 227 और 9 236 हमारे पास आ गई। dx की वैल्यू भी आ गई, dy की भी आ गई, dx मल्टीप्लाई dy भी आ गया, सब कुछ आ गया है ना। तो अब बस इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, जो भी आपने वैल्यूज यहाँ पे निकाली है, ठीक है। जैसे है ना, तो अगर हम इसकी भी वैल्यू निकाल देते हैं, -8 माइनस है, -8 और -6 -14 16 और 3 19, ये -19 की वैल्यू आ गई। 15 और 1 16 और 1 17 और 3 19, ये भी 19 ही आ रहा है, -19। तो जो भी वैल्यूज यहाँ पर आई हैं उनको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। अब रह गया n क्या है, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। बस इस तरीके से इसको क्वेश्चन में पुट कर दो और आपका आंसर हो गया रेडी। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन, सेम चीज यहां पर है। इधर क्या है, dx डैश है और कुछ नहीं है। dx डैश का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, तो ये देखो ये रहा कॉमन फैक्टर, ठीक। अगर हम वही वाली वैल्यूज पीछे वाले क्वेश्चन की वैल्यूज यहाँ पे लिखते हैं तो कितना था, 10 12 18 16 15 30 35 45 44 42, तो यहाँ तो कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि कोई भी एक चीज किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ना तो ये 10 के टेबुलेशन में ये सब चीजें आती है, मतलब 10 20 30 40 50 नहीं आ रहा, 2 वाले से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वही लगभग वही आंसर आएगा। क्लियर। तो बस यहाँ इन दोनों जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं, स्टेप डेविएशन का और शॉर्टकट मेथड, इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, और वो फर्क है सिर्फ और सिर्फ किस चीज का, कि उसमें कॉमन फैक्टर आता है स्टेप डेविएशन में, जबकि शॉर्टकट में कॉमन फैक्टर नहीं आता। और कॉमन फैक्टर तभी यूज करना जब वो सारे जो भी डिजिट्स हैं वो एक ही कॉमन फैक्टर के अंदर आ रहे हैं, मतलब या तो वो 2 के टेबल में आ रहे हैं, 5 वाले में आ रहे हैं, 10 वाले में आ रहे हैं, तब आप उसको यूज करना, अदरवाइज आप इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो। ये जो मेथड है ये दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लियर। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम स्पीयरमैन के रैंक कोरिलेशन को समझेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।